अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है नौजवान सहाफ़ी शफ़क़त अली कुरैशी साहब, जिनकी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जिनकी बड़ी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त अली कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शफ़क़त अली कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुलभूषण यादव के हवाले से कि जिसपे ये तमाम चाहता है कि कुलभूषण यादव से भारतीय सफारतकारों की मुलाकात हो जाए। पैदल पैर हम उनको इनवाइट करते रहे, मगर भारतीय सफारतकार अपने बंदे से, जो उनका हाजिर सर्विस नेवी का ऑफिसर है, उससे मिलना नहीं चाहते, जिनको उन्होंने पाकिस्तान की जासूसी के लिए भेजा था। क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें कंवल, सबसे पहले तो ये देखें कि जो अपोजिशन लीडरान इस मामले के ऊपर वावेला कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, उन्होंने 2008 के अंदर भारत के साथ दो तरफा कैदियों के कौंसलर रसाई का मुआहदा किया था। लेकिन वो मुआहदा करने के बाद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी कोडिफिकेशन नहीं करवाई। कोडिफिकेशन मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड नहीं करवाया। जब कुलभूषण यादव का केस सामने आया, भारत ये केस आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गया और भारत की प्ली ये थी कि हमें कौंसलर रसाई नहीं दी गई, जो कि वियना कन्वेंशन पाबंद करता है। पाकिस्तान भी सिग्नेचरी है, वियना कन्वेंशन का मेंबर है। पाकिस्तान ने भी ये बैनुल अक़वामी पैक्ट साइन किया हुआ है। दूसरी उनकी प्ली ये थी कि कुलभूषण यादव का फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं किया गया, और जो तमाम तर मामला और तमाम तर जो वहाँ पर समाअतें हुई आलमी अदालत इंसाफ में, उसका फैसला सामने आया। 3 पॉइंट्स पर पाबंद किया गया पाकिस्तान को। नंबर 1 कौंसलर रसाई, नंबर 2 उनकी सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी, नंबर 3 उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल देना। आप ये देखें, कौंसलर रसाई, पाकिस्तान तो पहले ही वियना कन्वेंशन साइन कर चुका है, पाकिस्तान पाबंद है, और पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए भी कौंसलर रसाई का हक हासिल करता है, और पाकिस्तान दूसरे ममालिक के शहरियों को भी कौंसलर रसाई देता है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सजाए मौत के खिलाफ अपील का राइट। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत सजाए मौत के जो मुलजिम होते हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इसमें कोई वो ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। तीसरे नंबर पर आप ये देखें कि राइट एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम शहरियों को, तमाम गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर इंश्योर करता है, यानी कि यकीनी बनाता है कि उसका ट्रायल बिल्कुल कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी हमने मामला तय करने हैं, उनके साथ भी रहना है हमने। हम इस दुनिया से अलग नहीं है कमल, हमने इसी दुनिया में रहना है। जहाँ हमारे 10 दोस्त हैं, वहाँ हमारे 20 दुश्मन भी हैं, और हम इतने ताकतवर नहीं है, माजरत के साथ हम इतने पावरफुल नहीं है कि आलमी अदालत इंसाफ और सलामती कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों के जजमेंट्स को, उनके हुक्मनामों को, उनके रेजोल्यूशंस को हम लोग इग्नोर कर सकें। अब आगे कुलभूषण यादव का स्पेसिफिक मामला के भारत इस केस को लेकर गया। इस केस के ऊपर आलमी अदालत इंसाफ की जजमेंट सामने आई, जिसपे भारत ने पूरी दुनिया में ये तासुर देना शुरू कर दिया, खुशियां मनाना शुरू कर दी कि जी हम ये केस जीत चुके हैं, पाकिस्तान को सफारती महाज पर शिकस्त हुई है। अब अगर पाकिस्तान कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई नहीं देता, तो आप बताएं इसमें किसकी हार है, इसमें किसको नुकसान है? अल्टीमेटली रियासत पाकिस्तान को नुकसान है, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग को नहीं, मुल्क पाकिस्तान को नहीं, रियासत पाकिस्तान को नुकसान है। जब हम एक मुलजिम को, एक गैर मुल्की जासूस को कौंसलर रसाई नहीं देंगे, अल्टीमेटली भारत ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में दोबारा लेकर जा सकता है, और हमें इस हवाले से जो हमने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया था, और मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसने जो अपने तमाम तर जराइम को तस्लीम किया था, कन्फेशन स्टेटमेंट पे भी सवालिया निशानात आ जाएंगे, और उस मिलिट्री ट्रायल के ऊपर भी पाकिस्तान के इदारों पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। अब इन लोगों की मुनाफिकत चेक करें, बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, जो कुलभूषण यादव के मसले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको उछाल रहे हैं। जब कसूर की मासूम ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल किया जाता है और बेरहमी से उस मासूम फूल को कुचला जाता है, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अली मोहम्मद खान एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जो बच्चों से ज्यादती के मुलजिम है उनको सजाए मौत दी जाए। बिलावल भुट्टो के
जो कि इंसानी हकूक कमेटी के कायमा कमेटी के चेयरमैन है, जब उनके पास ये मामला जाता है तो उसे मुस्तरद कर देते हैं और बुबांगे दहल कहते हैं कि हम तो सजाए मौत के खिलाफ हैं। अब कुलभूषण यादव के मामले पे ये आगे बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि उसको फांसी दी जाए। भाई फांसी देके हमें क्या हासिल होगा? कमल, कुलभूषण की सूरत में हमारे पास इतना बड़ा जीता जागता जिंदा सबूत मौजूद है कि भारत जब कहीं पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का या पाकिस्तान के ऊपर इंतहा पसंदी का, इंस्टेबिलिटी का इल्जाम लगाएगा, हम भारत का ये जिंदा जीता जागता तोहफा उनके सामने रख देंगे। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाता है, किसी और बैनुल अक़वामी फोरम पर लेकर जाता है, तो हम ये तोहफा उनके सामने रख देंगे कि भाईजान ये तोहफा हमारे पास मौजूद है, ये बुलाएं और इससे पूछें कि पाकिस्तान में क्या कुछ करता रहा। पाकिस्तान की और भारत की तारीख में पहली मर्तबा इतने बड़े लेवल का हाजिर सर्विस अफसर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, ये दुनिया के अंदर इस तरह की एग्जांपल्स बहुत कम मिलती हैं। उसे फांसी लगा के हमें क्या मिल जाना? फांसी लगा, भारत तो चाहता है कि उसे फांसी लगा दे। भारत क्यों चाहता है? क्योंकि भाई भारत की जान छूटेगी इस पूरे कजिए से, वो उनके गले में फंसा हुआ है। तो फांसी लगाना मसले का हल नहीं है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा शफकत, आपने कहा कि कुछ सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें, बदकिस्मती से यकीनन आपने भी देखा होगा, आपको सोशल मीडिया पे बड़ी गहरी नजर है, हमारे कुछ सहाफ़ी इस मामले को बड़ा उछाल रहे हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी, मतलब मैं और आप जब माशाल्लाह जी कमल, जितनी तो हमारी उम्र नहीं है, उनका तो उतना तजर्बा है सहाफत का, वो क्या हासिल करना चाहते हैं इस मामले को उठा के? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान से वैसे उनको इख्तिलाफ होगा, और ये तो पाकिस्तान का मामला है ना। अच्छा, देखिए कंवल, माजी के अंदर मैं जैसे कि वाजे कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो दो हुकूमतें रही हैं 10 साल, उन्होंने खारजा महाज के ऊपर इतना काम नहीं किया। नून लीग के दौर में तो कोई मुस्तकिल वजीर खारजा भी नहीं था, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर सफारती महाज पर पसपाई का सामना था, खिफत का सामना था। पूरी दुनिया पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दी का मोर्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहरा रही थी। पूरी दुनिया की तनकीद के निशाने पर था पाकिस्तान। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर एक मेजर शिफ्ट आया। देखें, इससे पहले मुशर्रफ दौर से लेकर ये 10 साल के जो नाम निहाद दो जमहूरी दौर रहे हैं, पाकिस्तान की अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। इवन के पाकिस्तान की खारजा तारीख के अंदर एक दौर तो ऐसा रहा है कि अमेरिका की इमदाद के बगैर पाकिस्तान का चलना, पाकिस्तान की मीशत का चलना और पाकिस्तान का बजट पास होना नामुमकिन था। बराह रास्त अमेरिका पाकिस्तान को सालाना 3 से 4 अरब डॉलर देता था, जिससे हमारे मुल्की मामलात चलते थे। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी थी। खान साहब की हुकूमत आई है तो उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आया है। हमने अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका से उठाकर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जो यहाँ की खित्ते की बड़ी ताकतें हैं, रूस, चीन, उनके साथ हमने अपने ताल्लुकात को बढ़ाया है। सीपेक नो डाउट के नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हो गया था, लेकिन सीपेक को नई जहतें देना, सीपेक को मजीद आगे लेकर जाना, ये खान साहब की क्रेडिट पे। उसके साथ साथ यमन जंग के मामले पर हमारे खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बड़े उतार चढ़ाव का शिकार थे। उसके साथ ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे। अब देखें, एक जानिब जुनूबी एशिया के अंदर जो एक तब्दीली आ रही है, एक मेजर मतलब पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट हो रहा है। चाइना अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है, भारत की डोमिनेंसी खत्म हो रही है। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर देखने के एक वक्त था कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम तर मसाइल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता था। आज पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान की मिन्नतें कर रही है कि भाई आप वहां पर पीस डील करवाने में हमारी मदद करें, आप किसी तरह तालिबान को टेबल टॉक पर। एक वक्त था कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अमृतसर भारत में होती थी, भारत मेजबानी करता था। आज वो वक्त है कि भारत पाकिस्तान से आउट हो गया है। एक वक्त वो था कि भारत के कहने पर
सार्क कॉन्फ्रेंस का इजलास नहीं होता था, भारत के कहने पे मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर देते थे, पाकिस्तान आने से इनकार कर देते थे, सालाना इजलास खत्म हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। आज वो वक्त है कि भारत के पड़ोसी ममालिक नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, ये भारत के हाथ से निकल चुके हैं। एक वक्त था कि चाहे बाहर बंदरगाह के ऊपर भारत अपनी मिलिट्री बेस बनाने का सोच रहा था, चाहे बाहर बंदरगाह के जरिए वो कादर बंदरगाह को नाकाम करना चाहता था। आज वो वक्त आ गया है कि भारत ईरान से टोटली आउट हो गया है। देखिए कमल, ये छोटी कामयाबियां नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। ये इंशाल्लाह जो हमने अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जो एक टर्न दिया है, जो एक शिफ्ट दिया है, जो हम अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी ये तमाम मामला कि भारत को बहुत ज़्यादा सुक्की का सामना है। भारत को यकीनन मैं जैसे पहले आप जानते हैं कि भारत को एक मामले में इसलिए भी सुक्की का सामना है कि चाइना उनके अंदर घुसा हुआ है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो बैनर लेके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं खुदा आप लोग चले जाइए चाइना से, भारत से, और ये हमारी जगह है। मगर वो आप मुझे ये बताएं कि क्या जो खित्ते का चौधरी बनने का भारत का ख्वाब था, ये ख्वाब जो है, और वो सोच रहा था कि वो खित्ते का चौधरी बन चुका है, ये ख्वाब, ये उसकी सोच चकनाचूर हो चुकी है? अच्छा, देखें कमल, सबसे पहले तो ना इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना आपको सीपेक को समझना पड़ेगा। सीपेक ना सिर्फ ये कि हमारे सीपेक का दारोमदार, सीपेक के जो मुस्तकबिल का दारोमदार है हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है, बल्कि चाइना के मुस्तकबिल का दारोमदार भी सीपेक से जुड़ा है। वो कैसे? नंबर वन, चाइना नो डाउट एक ग्लोबल पावर अपनी इकोनॉमी की वजह से बना है, ठीक है, वो पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। नंबर टू, चाइना ने जितनी पावर हासिल की है वो अब अपने मसल शो करना शुरू कर दिए। नंबर थ्री, चाइना की सिर्फ एक कमजोरी है, सिर्फ एक कमजोरी, वो क्या है? एनर्जी। चाइना के पास अपनी एनर्जी नहीं है। वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को, अपनी इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाइना के अंदर ऑयल नहीं निकलता। अपनी इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए, अपनी मैशत का पहिया चलाने के लिए वो अपनी जरूरत का 95% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 95% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। उस 95% का 100% ईरान से इंपोर्ट करते हैं। आप अंदाजा करें, उस 95% का 100% ईरान से इंपोर्ट करते हैं। अब देखें, चाइना की मैशत का पहिया चलेगा तो चाइना की इकोनॉमी चलेगी, चाइना की इकोनॉमी चलेगी तो चाइना अपना ये एक सुपर पावर का जो रोल है वो सस्टेन कर सकेगा। और चाइना की जो इकोनॉमी का पहिया और उसका दारोमदार ईरान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो तमाम तर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ईरान और भारत के ताल्लुकात आप देख लेंगे माजी के अंदर कैसे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ताल्लुकात। अब हाँ, एक तरफ तो ईरान के तेल का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है, नंबर टू भारत था। अब भारत को इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने बिठाया था चाइना को कंटेन करने के लिए। अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील साइन की, अमेरिकी सदूर के वहां पर विजिट्स हुए। बराक ओबामा के दौर के बाद ये मेजर शिफ्ट आया, भारत अमेरिका की झोली में जा बैठा। अब भारत ने जो अमेरिका से जो मफादात और जो उनको फायदे मिले थे न्यूक्लियर डील की सूरत में और बायलैटरल ट्रेड की सूरत में, जो अमेरिका ने उनको रियायतें दी थी जिससे उनकी इकोनॉमी बड़ी बूस्ट थी। एक बहुत छोटा सा फेज था, ये कोई बहुत बड़ा फेज नहीं था जिसमें भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला। अब उन्होंने क्या किया कि बाय नेचर और बाय बिहेव और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो भारत इस लायक नहीं है कि वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके, क्योंकि देखें वो एथिकली, मॉरली वो लोग अपना ये स्टेटस सस्टेन कर ही नहीं सकते। दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने के लिए आपको इखलाकी तौर पर भी बड़ा होना पड़ता है, आपको सियासी तौर पर भी बड़ा होना पड़ता है, आपको बड़ेपन का मुजाहिरा भी करना पड़ता है। बड़े होने का, ताकतवर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हर वक्त अपने मसल शो करते हैं। भारत को ये जो थोड़ा सा इकोनॉमिक बूस्ट मिला था, भारत मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मुझसे बड़ा तो चौधरी कोई नहीं है। उसने हर जगह बदमाशी करना शुरू कर दी, उसने ईरान के मामलात में भी टांग फंसाना शुरू कर दी, उसने
अपने पड़ोसी ममालिक में नेपाल पर भी डोमिनेंसी शो करना शुरू कर दी, बांग्लादेश पर भी डोमिनेंसी शो करना शुरू कर दी। सबसे बड़ा ब्लंडर जो भारत ने किया है वो बलूचिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी। अब सीपेक है वो चाइना का भी मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल है। शायद चाइना को पाकिस्तान की इतनी परेशानी ना हो जितनी उनको अपने मुस्तकबिल की परेशानी है। उनकी भाई मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट है। सीपेक कामयाब होगा, चाइना दुनिया की सुपर पावर बनेगा। अब सीपेक कहां से गुजर रहा है? बलूचिस्तान से। सबसे पहला रूल चाइना के लिए बैरूनी दुनिया में दाखिल होने के लिए और अपनी इंडस्ट्री की और अपनी इकोनॉमी की जो एनर्जी की नीड्स पूरी करने के लिए अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान से किस रूट से? ग्वादर से। ग्वादर कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इंस्टेबिलिटी किस तरह की? बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, दीगर दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। बीएलए किसको टारगेट कर रही है? चाइनीज मुफादात को। अब चीनी कहां बर्दाश्त करेंगे? एक तो ये सीपेक का मामला था, दूसरा भारत की खित्ते में बढ़ती हुई बदमाशियां। चीनियों ने यह डिसाइड किया कि भाईजान अब भारत का टंटना अल्टीमेटली निकालना ही पड़ेगा। कैसे? एक तो उनको खित्ते के अंदर जहां ना उन्होंने अपने पांव फैलाए थे उन्होंने टोटली आउट कर दिया। अब मैं कमल आपको पेशगोई कर रहा हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम से, तमाम बैनुल अक़वामी फोरम से, बलूचिस्तान में जितनी ये दहशतगर्द जमातें हैं, बीएलए हो या चाहे कोई भी हो, चाइना उनकी इतनी ठुकाई करने वाला है, इतनी ठुकाई करने वाला है कि सब देखेंगे। और भारत का अनकरीब वो हशर होगा कि भारत कम से कम 12 से 14 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाएगा। आप ये देखें कि चाइना की ताकत से खाइफ होकर अमेरिका ने भी हाथ उठा लिए हैं। अमेरिका गुरेज कर रहा है चाइना के साथ उलझने से, चाइना के साथ झगड़ने से। और भारत की क्या औकात, भारत की क्या मजाल कि उसने थोड़ा सा पीछे से मतलब भारत को उसने सपोर्ट किया। अमेरिका ने, भारत समझा कि शायद मैं अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं पूरी दुनिया का बदमाश हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना। ओके अच्छा शफकत अली कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने तक अपने कीमती वक्त नवाजा है। पर मैं आखिरी सवाल करती चलूं, अगर आप इसका जवाब देना चाहें प्लीज, और नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है। अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक मामला उठा जिसमें हमारे एक सहाफ़ी के साथ अली सलमान अलवी साहब का वाला वाकया। सदफ जो हमारी मतलब भाभी, उन्होंने अपने उनके लिए है कि उन्होंने या तो खुदकुशी कर ली या मर्डर है, जो कुछ भी सिलसिला है, अभी सामने नहीं आया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, इस तमाम तरह वाकये पे? और हमारे और आपके मुश्तरका दोस्त सिद्दीक जान का इसमें इस वाकये से जोड़ा जा रहा है, कुछ अपना इज़हार ख्याल करना चाहेंगे प्लीज? देखिए कमल, सिद्दीक जान को इस मामले के अंदर घसीटना ये वो लोग कर रहे हैं जो सिद्दीक जान की मकबूलियत से उनको अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाली इज्जत से जेलस कर रहे हैं, वो उनसे जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं। वरना हकीकत ये है कि देखें, सिद्दीक जान क्या, मैं, उमर इनाम, हम सब मिलकर भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तान का एक निज़ाम मौजूद है, पुलिसिंग का निज़ाम मौजूद है, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम मौजूद है। यार हम इतने बड़े ना तो कोई खुदा ना खास्ता किसी हम बहुत बड़ी सियासी जमात का हिस्सा है या ना फिर किसी सिसलन माफिया का हिस्सा है कि हम पुलिस पर भी इन्फ्लुएंस करने, हम जजेस पर भी इन्फ्लुएंस करने, हम प्रोसिक्यूशन पर भी इन्फ्लुएंस करने। ठीक है, ये हमारी इतनी औकात नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे सिद्दीक जान हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा तुरम खान हो। ठीक है, वो इतने बड़े लेवल के ऊपर जाकर ना, आप देखें, आप केस के आईओ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप जेल में मुलाकात करने के लिए चंद लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप पूरे केस के हकाइक नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी बात यह है कि कमल देखें, ये एक तारीखी कहावत है कि खून हमेशा बोलता है। ठीक है, अगर तो उनका नाहक खून हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, तो मेरा मुतालबा भी यही है कि मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर अली सलमान अलवी इस मामले में बेकसूर है, जैसे कि उनके एहलिया का एक सुसाइड नोट भी मौजूद है, अगर वो उसका फोरेंसिक हो जाता है, वो सुसाइड नोट सच साबित हो जाता है, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो जहनी टॉर्चर इस खुदकशी की नहज तक पहुंचाने के पीछे जो अवामिल थे, और अली सलमान अलवी ने जिस तरह से मतलब मिसबिहेव किया, मारपीट, टार्चर, जिसकी वजह से उनकी एहलिया इतना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूरी, तो उसकी सजा अली सलमान अलवी को मिलनी चाहिए। लेकिन सजा सिर्फ उतनी मिलनी चाहिए जितना उन्होंने जुर्म किया है।
मैं शायद इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच शफकत अली कुरैशी साहब, आपने अपने कीमती वक्त नवाजा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।